हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताऊंगा, जिसका टाइटल है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं ना, ये सारी ही चीज़ें मैटर्स हैं। चाहे वो लिक्विड में हो, सॉलिड में हो, गैस में हो, जो भी चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं या देख रहे हैं, जैसे अब एयर है, हम देख नहीं पा रहे बट हम उसे फील कर सकते हैं, तो वो मैटर है। तो यहाँ से बेटा स्टार्टिंग होती है चैप्टर की मैटर की डेफिनेशन से। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, जिसमें भी जगह जो जगह घेरता है और जिसमें मास होता है, वे सब मैटर कहलाते हैं। ठीक है, अब एक सवाल ये उठता है बेटा कि क्या कोई ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसमें मास ना होता हो और जो जगह भी ना घेरती हो? सोचो ज़रा। यस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें मास नहीं होता है और जो जगह भी नहीं घेरती, जैसे कि सनलाइट। कभी ऐसा सोचा है सर्दियों में, कभी सुना है कि मैं छत पे से 2 किलो धूप लेकर या झोले में भर करके धूप नीचे ले आए? या कभी ऐसा सुना कि हीट ले लो, कि आज मैंने 2 किलो हीट एब्जॉर्ब की? ठीक है ना? या इलेक्ट्रिसिटी। तो इन तीनों चीज़ों में एक बात सिमिलर है कि ये तीनों ही चीज़ें एनर्जी को बिलोंग करती हैं। हालांकि कुछ लोग इसका आंसर फीलिंग्स भी बताते हैं कि फीलिंग्स में भी नॉन मैटर्स हैं, लेकिन बेटा वो बात घुमाने वाली बात हो गई कि फीलिंग्स नॉन मैटर। लेकिन नॉन मैटर में हम एनर्जी का एग्जांपल दे सकते हैं। एनर्जी जो कि आपके सिलेबस में 3 फॉर्म में आप पढ़ोगे: हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो रही बेटा बात मैटर की और नॉन मैटर की। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इट कैन देयर फॉर ईजिली बी अंडरस्टूड दैट ऑल ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। बहुत सारी चीज़ें अपने यूनिवर्स में बनी हुई हैं जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर का। हवा जो हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, पत्थर, बादल, स्टार्स, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें, एनिमल्स, इवन छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स भी, बालू के पार्टिकल, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मैटर के जो जगह घेर रहे हैं और उनमें मास भी है। अगर हम इसी प्रकार से एक किताब लें तो आप उसके वजन को फील करोगे, और जब वो टेबल पर रखी है तो वो टेबल पर कुछ स्पेस भी घेर रही होगी। इसका मतलब ये भी एक बढ़िया एग्जाम्पल होगा मैटर का। ठीक है, आजकल के टाइम में ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग। द ग्रेट इंडियन फिलोसफर ऑफ एंशिएंट टाइम, पुराने समय में जो फिलोसफर्स थे इंडियन फिलोसफर, उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया था 5 भागों में, जिसको पंच तत्व भी कहते थे। ये 5 भाग बच्चों हुआ करते थे: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है ना? यानी कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। ठीक है ना? इन पंच तत्व से मिलकर के सारे ही चीज़ें बनी थी। तो मैटर के इन्होंने 5 तत्व बताए थे जिनसे मिलकर के मैटर बना है। एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग विच वी सी अराउंड अस इज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। कोई भी चीज़ जो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये उन्हीं 5 चीज़ों से या 5 तत्वों से मिलकर बनी थी। ठीक है ना? ये पुराने समय की बातें थी, एंशिएंट टाइम में जो फिलोसफर थे उन्होंने बताई थी। तो उन्होंने ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया था। अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्लासीफाई मैटर को अपने 2 भागों में किया है बेटा। 2 तरह से बांटा है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर और एक केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम फिजिकल, देखो बच्चों, पहले तो इन प्रॉपर्टीज़ को समझ लीजिएगा। जब हम किसी एलिमेंट, सबस्टेंस या किसी भी चीज़ की हम फिजिकल की बात करें कि वो दिखने में कैसा है, उसका स्वाद कैसा है ना? और वो महसूस कैसा कर सकते हैं, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस में है या क्या है,
मतलब ये सारी चीज़ें जिसका रंग रूप के बारे में जो हमें नॉलेज देता है ना, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, और जो उसके गुणों के बारे में हमें डिफाइन करता है वो हमारा उसका केमिकल नेचर कहलाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेंगे। केमिकल नेचर के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है मैटर को, जिनमें आपके एलिमेंट हैं और उसके अलावा कंपाउंड हैं, और तीसरा मिक्सचर आता है जो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मैटर को किस तरह से बांटा है। इस चैप्टर में हम लोग क्लासिफिकेशन और अदर एक्सेप्ट ऑफ मैटर की बात करेंगे बेस्ड अपॉन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा, जो केमिकल प्रॉपर्टी वो भी हम बता देंगे, हालांकि इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल नेचर पहले समझ लीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले पुराने समय में मैटर को दो भागों में फिजिकली बांटा गया था, एक रिजिड और दूसरा फ्लूइड। तो रिजिड क्या होते हैं? रिजिड का मतलब बच्चों होता है दृढ़, सख्त। तो कुछ ऐसे मैटर्स होते थे जो सख्त होते थे, एनीथिंग विच इज अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल नहीं होते थे और जिनको मोड़ा या टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया जा सकता था, वे रिजिड्स कहलाते थे, ठीक है ना। और उनके इस गुण को, इन 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 फ्लेक्सिबिलिटी को हम रिजिडिटी बोलते थे, ठीक है। दूसरे टाइप के जो क्लासिफिकेशन हुआ वो था फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है जो बहते हैं उन्हें फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। एक ये नॉर्मल सी बात है, जो बहते हैं, जो जिनमें टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, वो फ्लूइड कहलाते हैं। इनमें बेटा आजकल की गैस और लिक्विड दोनों ही आते थे, क्योंकि दोनों ही बहते हैं, है ना। तो इसलिए पहले तीन तरह से क्लासिफिकेशन नहीं था सॉलिड लिक्विड गैस का। पुराने टाइम में मैटर को दो भागों में फिजिकली बांटा गया था, एक रिजिड और दूसरा फ्लूइड। ठीक, आगे देखते हैं। मैटर इज लेट्स अस नाउ डिस्कस बोथ एक्सेप्ट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर वन बाई वन। तो फिजिकल नेचर को हम वन बाई वन हेडिंग वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी फिजिकल है कि मैटर जो है ना, वो छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना है। फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम टू डिफरेंट स्कूल्स of thought prevailed regarding the nature of matter. According to one section of scientists, the matter was considered to be continuous like a block. अच्छा देखो बेटा, ये सब छोड़िएगा, ये मेन चीज़ क्या है कि मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल। इसमें एक एक्टिविटी करी गई थी, वो एक्टिविटी को समझिएगा। सबसे पहले बच्चों, एक बीकर में 100 ml ऑफ वाटर लिया, ठीक है ना, 100 ml ऑफ वाटर लिया और उसको आधा भर लिया वाटर से, और उसके लेवल को मार्क कर लिया, मतलब उस बीकर पे एक निशान लगा दिया। अब उसके बाद इसमें कुछ कॉमन सॉल्ट या शुगर भी ले सकते हैं आप, एक चम्मच से भरकर इसमें कुछ शुगर या सॉल्ट मिलाया। उसके बाद इसको हम हिलाते हैं ग्लास की रॉड से। तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि जब ये शुगर या सॉल्ट घुल जाता है तो उसके लेवल पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या चेंजेस हुए, क्या लेवल बढ़ा या लेवल घटा? नहीं। तो हमने ये यहाँ से ऑब्ज़र्व किया कि जो भी लेवल था वो सेम ही रहा। तो चीनी पड़ने के बाद पानी का लेवल क्यों नहीं बढ़ा? तो इसका सिंपल सा मतलब था कि जो आपके मैटर के जो जो मैटर होता है ना, वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और इनके बीच में काफ़ी सारी जगह भी होती है। Their particles appear to have occupied a space between the particle of water, because of which there is no change in the water level in the beaker. This activity proved that matter is not continuous but is made up of particle. ठीक है, तो मैटर जो है ना, वो एक कंटिन्यूस थिंग नहीं है, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और इन पार्टिकल्स में स्पेस भी होता है, बीच में जगह भी होती है जहाँ पर शुगर के पार्टिकल एडजस्ट हो गए। अब इसके बाद हम दूसरी बात करेंगे, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। तो मैटर के पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। मैटर जो होता है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। इसको प्रूव करने के लिए लेट अस डूइंग अ एक्टिविटी। तो इसमें हमने क्या किया है, 100 ml ऑफ वाटर लिया है और इसमें KNO4 जो कि आपका हल्का वायलेट कलर का होता है वो मिला दिया है, और मिलाने के बाद 100 ml का एक सॉल्यूशन बनाया। इस 100 ml सॉल्यूशन से हमने 10 ml KNO4 भरा और दूसरे 90 ml वाटर में डालकर इसे फिर से दोबारा 100 ml बना दिया है। इसमें से भी हमने 10 ml सॉल्यूशन को यूज किया, और अगले बीकर जिसमें 90 ml वाटर था उसमें डालकर हमने इसको भी 100 ml सॉल्यूशन बना दिया। ऐसा ही प्रोसेस हम बार बार करते जा रहे हैं, तो ये हमें
हम देख पा रहे हैं कि जो कलर है KMnO4 का वो लाइटेड होता ही चला जा रहा है। लाइट कलर होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं जो तीसरे चौथे या पांचवें बीकर में भी पहुंच रहे हैं और उसके बाद भी लगातार जाते रहेंगे। सपोज करिए बच्चों, अगर पार्टिकल्स बड़े बड़े होते लाइक दैट, वो अपने बादाम या काजू जितने बड़े होते पार्टिकल, तो वो 2 या 3 बीकर के बाद ही एग्जिस्ट नहीं करते, वो उस चौथे या पांचवें बीकर में पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि उनका साइज बड़ा था। अब चूंकि साइज बहुत छोटा है इसलिए वो छठवें 10वें या 12वें बीकर में भी अपना वो मतलब 12वें बीकर में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और अपना प्रभाव दिखा रहे हैं कि हम इसमें हैं, इसीलिए उनका कलर लाइट पिंक या हल्का वॉयलेट होता चला जा रहा है। तो इस एक्टिविटी से बच्चों ये प्रूव होता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट मस्ट बी कंटेनिंग मिलियंस ऑफ टेनी पार्टिकल्स which keep on dividing themselves into a small and a smaller particle until a stage is reached when the particle cannot divide further into a smaller particle। ठीक है ना। और इससे क्या प्रूव हुआ? दिस अगेन प्रूव दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल विच इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जितना आप सोच सकते हैं उससे भी बहुत छोटे छोटे होते हैं मैटर के पार्टिकल। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स यहाँ मैंने मेंशन करे हैं। सबसे पहला आप करेक्टरिस्टिक्स देख पा रहे होंगे, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो स्पेस बिटवीन दैम के लिए जो पिछली एक्टिविटी थी वो मैं आपको फिर बता दूं कि हमने पानी में चीनी को घोला था और चीनी वाटर में डिज़ोल्व हो गई थी। तो यहाँ से पता चलता है कि इनके बीच में स्पेस थे, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था जहाँ पर चीनी एडजस्ट हो गई। इसी प्रकार शुगर है, सॉल्ट है, डेटॉल है और एनी अदर कंपाउंड लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारे भी वाटर में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना। सिमिलरली व्हेन वी मेक लेमनेड, नींबू पानी बनाते हैं, शिकंजी से बोलते हैं, टी और कॉफ़ी बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर। तो एक सबस्टेंस के पार्टिकल दूसरे सबस्टेंस के पार्टिकल में आपस में आराम से मिक्स टुगेदर हो जाते हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इनफ स्पेस बिटवीन दैम। ठीक है ना। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये दूसरी बात कर रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, स्मॉल पार्टिकल, लगातार मूविंग पोजिशन में रहते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक हम इंसेंस स्टिक लेंगे जिसको अगरबत्ती बोलते हैं और रूम में एक तरफ रख देंगे जो मिनिमम डिस्टेंस पर यू मस्ट सिट टू गेट द स्मेल ऑफ द incense stick. You will observe that you have to go very near the incense stick to get its smell। ठीक है ना। तो इसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है और हम देख पा रहे हैं कि इसकी मिनिमम डिस्टेंस पर तो इसकी स्मेल आती है, थोड़ी देर बाद दूर दूर भी इसकी स्मेल आने लगती है। नाउ लाइट द incense stick. What do you observe? Do you get the smell sitting at a distance? You observe the smell of incense stick can be felt even by sitting at a large distance। पास और दूर कहीं भी बैठे इसकी जब जलाने के बाद इसकी स्मेल आती रहती है। जब नहीं जलती तो केवल पास में ही आती है बेटा, नाक के पास लाने में, और जब जला देते हैं तो दूर तक आती है। तो ये ऑब्जर्वेशन भी ये बताता है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के पार्टिकल्स की, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास इनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है। और बेटा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ने पर इनकी जो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज अ टाइप ऑफ ऑल्सो एनर्जी। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हीट एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है और इनके पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से जलाने के बाद जो हमारी अगरबत्ती होती है, इंसेंस स्टिक होती है, उसकी खुशबू हमें कमरे में चारों तरफ महसूस होती है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है। आगे एक्टिविटी देखेंगे। 2 बीकर में पानी ले लिया है और उसमें एक एड ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक डाली अलॉन्ग द साइड ऑफ फर्स्ट बीकर एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। एक में हमने ब्लू और रेड कलर की इंक डाली है बच्चों और दूसरे वाले में शहद डाला है। नाउ लीव दीज 2 बीकर्स
अनडिस्टर्ब्ड, थोड़ी देर बिना हिलाए से ऐसे ही छोड़ देंगे दोनों बीकर्स को इन ए कॉर्नर ऑफ अ स्टडी रूम एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। देखेंगे थोड़ी देर बाद कि क्या होता है। तो पहली बात हमें मिलती है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर द एडिशन ऑफ ड्रॉप ऑफ इंक इनटू वाटर। क्या हुआ जब आपने इंक ऑफ ड्रॉप ऑफ इंक को पानी में डाला। अच्छा, अब दूसरी बात में हनी डाला तब क्या आपको ऑब्जर्व किया आपने। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन वाटर। क्या बराबर समय लगा इंक को पानी में घुलने में और हनी को पानी में घुलने में। यू विल ऑब्जर्व दैट, आपने ऑब्जर्व किया दैट द ड्रॉप ऑफ इंक इमीजिएटली स्टार्ट स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन इम्पार्टिंग ब्लू और रेड कलर टू द सॉल्यूशन। आपने देखा कि जो इंक थी ब्लू या रेड कलर की वो तुरंत घुलना शुरू हो गई वाटर में। इसी प्रकार से द ड्रॉप ऑफ हनी ऑल्सो स्प्रेड्स आउट, बट यू शुड नोट केयरफुली दैट कलर ऑफ इंक स्प्रेड फास्टर एज कम्पेयर टू स्प्रेडिंग ऑफ हनी। लेकिन आपने देखा नेक्स्ट एक्टिविटी 1.5 देखेंगे बच्चों। यहाँ पर दो बीकर लिए हैं जिसमें एक में गर्म पानी लिया है हॉट वाटर और दूसरे में कंटेनर में कोल्ड वाटर है। ऐड ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट डाला है और या पोटेशियम परमैंगनेट भी आप ले सकते हैं दोनों बीकर्स में। कॉपर सल्फेट का कलर बेटा ब्लू होता है और पोटेशियम परमैंगनेट का कलर लाइट वायलेट होता है। यू शुड नॉट स्टर द आप इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं और ऐसे ही रखे रहने देंगे बीकर। अब ऑब्जर्व आप क्या करते हैं कि जो सॉलिड क्रिस्टल हैं बोथ बीकर में वो ऊपर से जैसे कि फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन यू कैन सजेस्ट समथिंग अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड and whether temperature has some effect of mixing of crystal and water. If yes, can you account of the you will observe that color of water change blue in case of copper sulfate and pink in case of potassium permanganate. You will also observe the solution becomes colored more rapidly in case of hot water than in case of cold water. बेटा इस एक्टिविटी में सिंपल सा दो बीकर लिए हैं जिसमें एक में कोल्ड वाटर है एक में हॉट वाटर है और दोनों में ही कुछ कलर्ड हमने इसमें कंपाउंड डाले हैं। आप यूज कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स और पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल जब आप ऊपर से नीचे डालेंगे तो आप देख पाएंगे बिना हिलाए डुलाए कि जो आपका गर्म पानी है जो हॉट वाटर है उसमें कलर ज़्यादा तेज़ी से मिक्स हो रहे हैं, रैपिडली घुल रहे हैं मतलब हाई टेम्परेचर की वजह से। क्योंकि हायर टेम्परेचर में एनर्जी ज़्यादा होगी जिससे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और वो जल्दी से मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड प्रोसेसेस काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वो जल्दी उनके कंटिन्यूस मूविंग में फॉर्म में होंगे पार्टिकल। इंक्रीज इन टेम्परेचर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उनके पार्टिकल्स मूव फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी तेज़ी से मूविंग करेंगे क्योंकि उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर intermix with each other on their own without any external help and get into the space between particles of each other. This phenomena of intermixing of particle of two different types of matter on their own is called diffusion. तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बिना हिलाए डुलाए दोनों पार्टिकल एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, कलर्ड पार्टिकल और वाटर पार्टिकल। तो इस फेनोमेना को हम डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। चलिएगा आगे। विच इंक्रीज इन टेम्परेचर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्टर होता है। इंक्रीज इन रेट ऑफ डिफ्यूजन विद राइज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। यानी कि टेम्परेचर डिफ्यूजन की जो इंक्रीज है रेट, डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज होता है टेम्परेचर के बढ़ाने से, ठीक है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। तीसरा इसमें है करेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देमसेल्फ विच कीप्स द पार्टिकल टुगेदर इन द मैटर। देखिएगा आप, सबसे पहले तो जो पार्टिकल्स के मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जैसे कि एक एक्टिविटी यहाँ पर दिखी है, जैसे असम में एक डांस होता है बिहू, तो वो एक दूसरे के हाथ पकड़कर डांस करते हैं जिससे कि उनका शेप वगैरह जो है ना वो फिक्स बना रहता है और उनका जो अपनी स्टेबिलिटी है वो क्रिएट बनी रहती है, ठीक है। तो बिहू का यहाँ पर एग्जांपल दिया है एक्टिविटी में, यू कैन रीड ऑन बाय ऑन। अच्छा, इसके बाद फिर हम एक्टिविटी 1.7 की बात करेंगे। एक नेल आयरन नेल लेंगे और रबर बैंड के साथ उससे चॉक पीस।
तो बच्चों देखिएगा एक्टिविटी 1.7 में आपने 3 चीज़ें ली हैं, एक तो आयरन नेल है, एक रबड़ बैंड है और एक चॉक का पीस है। और इन तीनों चीज़ों को एक एक करके हैमरिंग से हथौड़े से मारेंगे या इसे काटेंगे। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कठिनाई से टूटने वाला या सबसे आसानी से चॉक ब्रेक हो जाती है और सबसे कठिनाई से होता है आयरन का नेल, ठीक है ना? क्योंकि इनके जो आपस में छोटे-छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में अलग-अलग टाइप का फ़ोर्स होता है। सबसे कम फ़ोर्स है आपके चॉक में और सबसे ज़्यादा बिटवीन फ़ोर्स लग रहा है पीस ऑफ आयरन में, ठीक है? इसके बाद हम एक अगली एक्टिविटी देखेंगे जो आपको दिखाएगी मैटर के पार्टिकल्स के अट्रैक्शन के बारे में। तो इसमें पानी जो वाटर टैप होता है वॉश बेसिन में, उसकी धारा को, उसकी स्ट्रीम को आप अपनी फिंगर से काटने की कोशिश करिए। क्या आप उसको ब्रेक कर पाते हैं? क्या रोक पाते हैं? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों ऐसा भाई क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इनके जो जो वाटर के आपस में पार्टिकल्स होते हैं ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, जिनको तोड़ना या उनको अलग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इन एक्टिविटीज़ से हमें कुछ कंक्लूजन्स मिलते हैं बच्चों। देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है ना, कि पार्टिकल और मैटर के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर इन मैटर। ये पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उन एक दूसरे पार्टिकल्स को जोड़े रखता है आपस में। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है ना, जो मात्रा होती है वो हर एक मैटर में अलग अलग होती है। यही इन